हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सानी और आप जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता के इस प्रोग्राम से जिसका नाम है तालीम जिंदगानी। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान स्थिति पर, जो कि कोविड पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र सिंह जी और विनोद माहेश्वरी जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नरेंद्र सिंह जी से। सर, आप कहाँ से हैं? मैं इस समय यूएस में हूँ, टेक्सास में। ओके। और कोविड की जो बात है उसके बारे में आपका क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मुझे पूछें तो मैं बता सकूं। स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा, मैं स्पेशली इंडिया के लिए ही बात करूंगी क्योंकि दूसरी कंट्रीज का एक्चुअल कंडीशन हमें नहीं पता है। तो क्योंकि आप यूएस से हैं तो मैं आपसे यूएस के हालात के बारे में ही पहले जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या वर्तमान स्थिति है। मैं यूएस में हूँ पर मैं इंडिया से हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। और यूएस में मैं क्योंकि आया था और यहीं मेरे बच्चे हैं तो मैं यहाँ रह गया क्योंकि ये स्थिति ऐसी थी यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे ये जो एक बार काफी उफान आया था इसमें, वो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे सबसाइड कर रहा है। और हर रोज जब मैं वॉच करता हूँ टीवी भी यहाँ का, और जो केसेस देखता हूँ वर्डोमीटर पे, वो भी ये बताते हैं कि इसके आंकड़े जो हैं वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं। मतलब डेथ के केसेस भी और जो केसेस आते हैं पॉजिटिव, वो भी नीचे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ के जो आंकड़े हैं, क्योंकि कोई हाइड करने वाली ना तो यहाँ का फैक्ट है और ना तो यहाँ की अफवाह है, तो मुझे लगता है दोनों केसेस में ये आंकड़े जो हैं वो सही होंगे। तो जो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं, ये बड़ी पॉजिटिव बात है इस समय यहाँ की। तो ये अच्छा लगता है। ओके। इंडिया में सुना है आपकी दिल्ली में फैमिली है या और भी रिलेटिव्स काफी सारे होंगे। उनकी हाँ जी। परिस्थितियां आपने वर्तमान सुनी होगी, जैसे कि इंडिया में हालात जो आजकल हुए हैं। अ, आप इंडिया की परिस्थितियों के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया से मैं बेशक यहाँ आ गया हूँ, पर इंडिया में मेरे सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र वहीं पे हैं। तो मेरी जब उनसे बात होती है तो मुझे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो ये हुआ ही नहीं कोरोना, या जी। मेरे आस पड़ोस में किसी को नहीं है। मुझे लगता है सभी को ही लगभग लगभग ये हो चुका है। कुछ उसमें जी। से उभर गए हैं, कुछ को काफी दिक्कतें आई हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। कुछ जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे जूझ के बाहर आ गए हैं। और कुछ को साइड इफेक्ट्स जो हैं वो काफी सारे नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो कोई लगा नहीं ऐसा बंदा जिसको वहां पे हुआ ना हो ये कोरोना। जी। सर, अभी काफी सारे केसेस वापस रिकवर हुए हैं। उसके अलावा भी जो शॉर्टेज रही है ऑक्सीजन की, और बहुत सारे जो यहाँ पर मसले मसाइल हुए हैं कोरोना के दौरान। तो कोरोना के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉपर गलती किसकी है? ये हम लोगों की गलती है या इसके पीछे कोई और सीन है? आप बताएंगे जरा इस बात, नहीं आपके नहीं, ये विचार। मैं ये सोचता हूँ कि ये सही है कि ये कोरोना जो है, चाहे इसके बारे में अभी ये भी निश्चित नहीं हुआ कि ये सही मायनों में कुदरत का एक हमारे पे हमला है या ये कोई मैन मेड वायरल है। ऐसा कुछ अभी निश्चित नहीं हो सका है। दूसरी जी। बात यह है कि जब ये पहली बार फैला तो हम खुश थे इस बात को लेके कि कोई ऐसी वजह है जिससे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो काफी इससे बचे रहे हैं। पर जी। जी। जब सेकंड वेव आई तो उसने हमारे सारे जो वहम थे, जो भ्रम थे, वो तोड़ दिए। और वो जी। इतनी संजीदा थी, वो इतनी हमलावर थी वो वेव, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें। रही बात इसकी मैनेजमेंट की, ये ठीक है कि इसकी कोताहियां हुई हैं, कई जगह पे हुई हैं। लाइक जी। एक तो सरकारें ही प्रदेशों की और केंद्र की आपस में एक राय नहीं रखती रही। दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि हमने कुल मिला के ये जो इसके लिए इंतजाम थे हमारे पास,
वो सभी जगह पे इसके इंतजाम जो थे उसमें बहुत बहुत कमी रही। ठीक है। और लोग बेचारे, जब मैं उनको देखता हूँ, देखता रहा या पूछता रहा या बात करता रहा, तो मुझे ये लगा कि लोग बेचारे ऑक्सीजन के बिना ऐसे तड़प के मर गए जैसे मछली जो है वो पानी के बिना मर जाती है। जब सरकारें हों और जब हमारा मुल्क कोई इतना ज्यादा गरीब देश भी नहीं है, है ना, तो जब हम दावे करते हैं कि हमारे पास बड़ी सहूलतें हैं, ठीक है कि वेव बहुत बड़ी थी पर हमारे इंतजाम बहुत ही छोटे थे, ये बात भी हमें माननी चाहिए। और जो वक्त हमें कुदरत ने दे दिया था थोड़ा सा, उसको हमें संभालना चाहिए था और थोड़े इंतजाम करने चाहिए थे। और अगर हम कहें कि ये तो चलो हमें पता ही नहीं लगा कि तेज वेव आ गई, और ये तो फिर सरकारों की गलती बनती है जो ये इमेजिन ही नहीं कर सकी, जो ये सोच ही नहीं सकी कि कभी ऐसा भी हो सकता है, जबकि इसके लिए पहले से उन्हें ये आगाह कर दिया गया था कि सेकंड वेव आ सकती है और सेकंड वेव जो है वो खतरनाक हो सकती है। वैसा ही हुआ। तो ये तो सरकारों की गलती जरूर है इसमें, जिन्होंने इसको मैनेज नहीं किया ठीक तरीके से। जी, शुक्रिया निरेंद्र जी। मैं बात करना चाहूंगी विनोद माहेश्वरी जी से। सर, आप अपना माइक ओपन कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। सर, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। चलिए, शायद विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो। नरेंद्र जी, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। हाँ जी, नरेंद्र सिंह नाम है जी। नरेंद्र सिंह नाम है मेरा, नरेंद्र सिंह। ओके सर, सॉरी, आपके जो टैग लगा है नेम का उसमें शायद नरेंद्र लिखा है, सो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। कोई बात नहीं सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार अभी इंडिया के जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो नफरतें थी, एक कोविड की एक बहुत खास बात जो मैंने देखी है कि नफरतों को भुलाकर उन्होंने एक दूसरे से हेल्प लेना शुरू कर दिया। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है कि जब क्राइसिस आता है तो वो आपको एकजुट कर देता है। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो मुझे लगता है हम ज्यादा अपनी अपनी सोचना शुरू कर देते हैं। तब हमें ये, हालांकि ये इसके बारे में कहा उल्टा जाता है कि क्राइसिस में लोग अपनी अपनी सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि जब हमें कंफर्टेबल टाइम मिलता है तो हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जब हमें अपने एग्जिस्टेंस की जो है वो चैलेंज मिलता है तो फिर हमें लगता है कि ये दुनिया तो फानी है। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से कोई व्यक्ति जो है वो धर्म की तरफ, सही मायनों में जो धर्म है ना, जो सही अर्थों में जो भगवान की तरफ सोचने वाली जो बात है, या अपनी फाइनल हकीकत के बारे में जो बात है, वो सोचना शुरू करता है कि कोई बात नहीं, ये जो फर्क है, इनका जो मजहबी फर्क है वो भूल के वो धार्मिक एकता की तरफ जाता है। ये बात मुझे लगती है, और इसमें मैंने देखा इस बार कि लोगों ने ये भुलाया। हाँ, मुझे इतराज उनसे है, उन सरकारों से है जिन्होंने ये तफरके नहीं मिटाए, इस वक्त में भी नहीं मिटाए और वो लड़ती रही। हाँ, कॉमन मैन जो है उसने जरूर मिटाए, ये फर्क मिटाए और वो साझा हुआ। उसने कोई फर्क नहीं किया, अगर मुसलमान है तो उसने किसी हिंदू की जो अंतिम अंत्येष्टि करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। अगर कोई सिख है तो उसने सड़क पे खड़े होकर ऑक्सीजन बांटने में या रोटी बांटने में कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने नहीं देखा कि मैं किसको दे रहा हूँ। कोई हिंदू है तो उसने कोई फर्क नहीं किया कि मैं ये देखूं कि मैं तो हिंदू हूं और मैं मुसलमान की मैयत में क्यों शामिल हूं। वो शामिल हुआ, उसके दुख दर्द बांटे। ये जो एकता है, ये जो क्राइसिस में आई हुई एकता है, ये मुझे सच्ची और सुच्ची एकता नजर आती है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा ही इस सच को याद रखना चाहिए
कि जिंदगी तो फानी है और हमें हमें ये सारी चीजें जो बाकी हैं वो हमें भुलानी चाहिए। ये मेरी राय है और ऐसा इस बार देखने में आया भी। जी, बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं, उससे मैं बहुत सहमत हूँ काफी हद तक। सर एक चीज और कि एक चीज जो देखी गई है, लाशों के जो ढेर इस बार दिखाई दिखाई दिए हैं इंडिया में, हमारी जनरेशन में शायद ये पहली बार हो और इवन किसी और ने ये चीजें देखी भी नहीं है, लेकिन इस चीज होने से लोगों को एक जो परवाह होती है वो बढ़ी है और परमात्मा के प्रति जो एक रहती है ना वो बढ़ी है। नहीं, ये जो सच तो ये है कि जब भी हम मौत को नजदीक से देखते हैं, आप देखो, आपने सुना होगा कि जो लोग किसी मैयत में साथ जाते हैं, किसी के मौत के लिए जब शमशान घाट जाते हैं या उसे दफनाने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो उनके हृदय की, उनके मन की जो स्थिति होती है वो बहुत बाकमाल होती है। वो सब कुछ दुनियावी चीजें भूल गए होते हैं, पर उसके बाद एकदम से जब वो वापस दुनिया में आ जाते हैं तो फिर अपनी अपनी पड़ जाती है और अपने अपने कारोबारों में लग जाते हैं और पैसे इकट्ठे करने की सोचने लग जाते हैं। ये जो मौत की का बहुत बड़ा जो चित्र देखा लोगों ने, महाचित्र देखा, जो उससे ये हुआ कि उन्होंने मौत को बड़ी नजदीकी से देखा। उन्होंने देखा कि ये सामने मौत खड़ी है और किसी समय भी हम इस मौत में खुद भी शामिल हो सकते हैं। ये जो कमाल की बात हुई, उसने लोगों के कुछ, इट इज ए शॉक ट्रीटमेंट मुझे लगता है उस ऐसा हुआ। हाँ, ये सही है कि ये जो दहशत देखी, जो लाशों के ढेर देखे, उससे ये जरूर हुआ है कि लोग जो हैं वो कहीं तो बद इंतजामी को कोसने लगे और कहीं तो वो अपनी जो है अपने छोटेपन को देखने लगे। कुछ लोगों ने जरूर कई लाशें जो हैं वो पानी में बहा दी, उसने थोड़े थोड़े गड्ढे खोद के उसमें दफना दी। हमने बहुत बेकदरी, हम अपनी हिंदुस्तान में हम अपनी जो लाश होती है उसके प्रति हम बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। हम उसको माथा टेक के और पाठ करके हम उसको अग्नि भेंट करते हैं या उसको दफनाते हैं। पर ये पहली बार देखा कि हमें इतनी मजबूरी आ पड़ी कि हमने लाशों की परवाह नहीं की और उनको इधर उधर फेंक दिया। अपने ही प्रियजनों को हमने बिल्कुल संभाल नहीं सके। पता नहीं, मैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, पर मैं उन बदकिस्मतों के बारे में सोचता हूँ जिसको कभी अपने बाप को ऐसे छोड़ के आना पड़ा होगा, जिसको अपने किसी भाई को ऐसी, उसकी लाश को ऐसे ही छोड़ के आना पड़ा होगा। और जब उसने टीवी पे वो खबरें सुनी होंगी कि लाशों को जो है वो गिद्धे नोच रही हैं या लाशों को कुत्ते जो हैं वो नंगा कर रहे हैं, तो उसके मन पे क्या जाती होगी और वो रात को कैसे सोता होगा। ये दृश्य बहुत खतरनाक है। मैं तो जब भी ये देख लेता हूँ तो मुझे खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हकीकत है, ये मेरी निजी हकीकत है। मैं नहीं जानता कि इसको कॉमन माना जाए कि ना माना जाए। जी मेघराज जी, शुक्रिया नरेंद्र जी। अब मैं मेघराज जी से सवाल करना चाहूंगी क्योंकि विनोद जी को शायद आवाज नहीं जा पा रही है, आ नहीं पा रही है। तो मेघराज जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके के इंडिया में हालात होने के बावजूद लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वहां लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी, जमाखोरी शुरू कर दी। वहां पर जो ऑक्सीजन की कैंस थी उनके भाव डबल कर दिए, रेट बढ़ा दिए, जो एक गरीब परिवार का इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें क्या है ना, इसमें जो सरकार ने, मोदी ने एक बात कही थी, वो जो है ना उसका फायदा उठाए हैं, उसका वक्त का फायदा उठाए। ऐसे जो है ना ये जो बात बोलते कुछ हो रहे हैं, पीछे कुछ और होता, मतलब तो ये जो लोगों ने, पहली बात तो मैं थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पहले मास्क बहुत जरूर किया था। अब जब आदमी 24 आवर मास्क लगाए तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इंसान घट जाएगी। अब हॉस्पिटलों में कहाँ गए, हॉस्पिटलों में गए जब वहां पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन वहां से खत्म कर रही है हॉस्पिटलों से और बाहर ऑक्सीजन उनको ले लेती है। तो ये जो डबल गेम चलाई इन सरकारों ने, मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो पीछे WHO या बहुत बड़ी बड़ी सरकारें इसमें इन्वॉल्व है इसमें गेम के अंदर,
और दूसरी बात ये जो लोग जो बैठे हैं डबल डबल जो पैसे मतलब ले रहे हैं या ट्रिपल 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 पैसे ले रहे हैं, इनकी नीयत जो है, इनकी नीयत और बेईमानी इनके अंदर भरी हुई है। अगर ये आदमी सच्चे और ईमानदार होंगे, अमेरिका का रूल है यहाँ पर एक है कि अगर यहाँ पर चाहे आपदा आ भी गई ना बाई चांस, अगर $1 भी उसका के सामान का रेट ऊपर लगा दिया ना, तो वो अगर उसने कॉल कर दिया यहाँ सिस्टम वालों को, तो पूरे स्टोर को क्लोज कर दे वहां पे। ऐसा यहाँ का सिस्टम है। तो ये जो है ना, जो इंडिया में 1-1 रुपए की जो चीज मिलती है उसको हजार रुपए में खरीद रहे लोग और हजार बेच रहे हैं। तो ये इंसान नहीं है, ये शैतान, जिसको कहते हैं ना कि शैतान और यमराज, वो आसमान में नहीं है। आसमान लोग यहीं पर इसी धरती के शैतान और यमराज हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, ये लोगों ने बहुत गलत किया, उनकी नीयत खराब थी। पैसे के लालच में लालची लोग, यहाँ से कह सकते हैं जिनको सिर्फ इंसानियत से कोई नाता नहीं, उनका सिर्फ शैतानों से नाता है। तो ये जो हालात, इनके मन खराब, उनका तन खराब, उनका गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन जीता उसने जीत लिया। उन्होंने मन के पीछे दौड़ पड़े, और जितना मन खजल खुआर करता है ना इंसान को, इतना इंसान को कोई नहीं करता है। तो मन जो है ना उनका कंट्रोल में नहीं है। वो लोग ऐसे मतलब इस करके जो है फायदा उठा लो हुआ, क्योंकि बेईमान और नियत खराब होने की। जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मेघराज जी, अभी जो केसेस आए हैं सामने, जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है अचानक से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब शुरू में दूसरी लहर जब इंडिया में आई थी, तब उस लहर में जब गवर्नमेंट एक तरह से जानती थी कि दूसरी लहर आने वाली है, उसके बाद उनका एक कंट्रोल होना चाहिए था। 2021 की स्टार्टिंग में जो स्टैंड गवर्नमेंट ने नहीं लिया, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? काफी सारी गैदरिंग हुई है, हर समाज के लोग कहीं ना कहीं गैदरिंग किए हैं, और उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक जो स्प्रेड हुआ है कोरोना, वो बहुत मतलब एक लेवल वाला स्प्रेड हुआ है। मुझे कई बार हंसी आती है इस पर, क्योंकि कोरोना दरअसल क्या है कि कोरोना इतना डेंजर वायरस नहीं जितना लोगों ने बढ़ाया है उसको। मीडिया ने उसको जितना हाई लेवल पर ले गए बढ़ाकर उसको, ये कोरोना आ गया, कोरोना अगर एक बार बार किसी चीज को हम दोहराएंगे तो मनवाद में डर बैठ जाता है इस चीज का। तो डर के कारण ये हुआ है। दरअसल क्या है ना, मोदी बोलता है करके कभी केस आएंगे और जब बढ़ेंगे और ये होगा, उसको ज्यादा पता उसमें ना तो उसको पढ़ा लिखा आदमी है, ना उसको कोई साइंस के बारे में पता है, ना कुछ में पता है, उसको कौन बता रहा है? तो पीछे बैठे जो शैतान है, अभी डॉक्टर है, अभी अगर कोरोना मान लेते हैं डेंजर है, बहुत बहुत खतरनाक कोरोना है, तो जो मर रहे हैं लोग उनकी बॉडी का जो पार्ट क्यों निकाल रहे हो? मतलब हार्ट निकाल देते हैं, उसका किडनियां निकाल देते हैं, हड्डियां निकाल देते हैं। और दूसरी बात, अगर ये जो केसेस जान रहे हैं, ये बढ़ाए जा रहे हैं, जो कोरोना की नापने वाली चीज है ना, वो अगर पानी को नाप ले उसमें कोरोना बता देती है वो। और जो हार्ट बीटिंग को नाप रहे हैं ना आजकल, ऑक्सीजन नाप रहे हैं, वो एक मैं वीडियो देखी है, उसने पहले अपनी उंगली पर लगाया, वो 95 उसका हार्ट बीटिंग आ रहा है या जितने भी आ रहा है, उसमें उन्होंने बिस्कुट को लगा दिखा है, मतलब ये है ना बिस्कुट होते हैं खाने वाले, ग्लूकोज के बिस्कुट होते हैं, उसके अंदर भी दिखा रहा हुआ उनको, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी हार्ट है, बता। तो ये सबके सब मिली गेम चल रही है, लोगों को कंगाल करने का सिस्टम चल रहा है और कुछ नहीं है। लोगों को चूसने का, मतलब उनको पैसे ले लेकर उनको बिल्कुल गुलामी की तरफ धकेल देना। इसके भी जो और कोरोना इससे खतरनाक नहीं जितना गुलामी खतरनाक चल रही है। और इन जो शैतान लोग बैठे हैं पीछे, ये जाएंगे एक दिन, ऐसा नहीं है कि आज सच्चाई का राज जरूर आएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, जो आज जो तख्त पर बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना गाँव कराएगा, कि जब उस वाहिगुरु अल्लाह गॉड की नजर उस पर हट जाती है ना, तो बड़े बड़े सल्तनत जो है ना मिट्टी में मिल जाती है। फिर क्या कहते हैं कि दर मंगन भीग न पाएगा, कि कटोरा लेकर घूमेंगे ना फिर भी उनको भीग नहीं देगा। ऐसे हालात इनके होंगे, क्योंकि जो लोग लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं, जो लोग जिनकी नीयत साफ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता उनको सजा नहीं मिले। कुदरत का खेल है, आप लोगों की आंखों के सामने सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया में कोई ऐसा गद्दार, कैसा शैतान ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा, ऐसी सजा मिलेगी इन लोगों। तो केस आने रहे, केस बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं, केसों के नाम पर भी जो है ना, एक केस का, कोरोना का केस का पता नहीं 1.5 लाख रुपए मिलता है लोगों को। तो इनको शैतानों को पैसे कौन दे रहा है?
अगर कोरोना इतना डेंजर है तो कोरोना वो जो बहुत सारे मर रहे लोग, वो हर बीमारी अस्पताल मिलते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कोरोना के नाम पर ये पैसे कमा रहे हैं, भर रहे हैं अपने तिजोरियों में, लेकिन एक दिन ऐसे ही आग लगेगी इनकी तिजोरियों में भी, ये भी जलकर आग हो जाएंगे, पैसे भी जलकर आग हो जाएगा, ये सब खत्म होंगे एक दिन, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जी। जी मेघरा जी, आपने जैसे कहा केसेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो मैंने कई सारे अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग पॉजिटिव नहीं थे उनके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट थी, और जिनके नेगेटिव थे उनके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट थी। और कई बार जो हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं लोग, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनसे भी मैंने काफी सारी डेथ देखी है। तो मेघराज जी, एक चीज आप ये चीज आपके विचार बताएं इस बारे में कि जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन से जो लोगों के अंदर भ्रम है कि इससे डेथ हो रही है, बहुत से लोग जाने से डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हम मर जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है मेघराज जी? चलिए, शायद मेघराज जी थोड़ा बिजी हैं। नरेंद्र जी, आप इस सवाल का जवाब दें। नहीं, देखो, हम अगर ये मान के चलेंगे कि ये बिल्कुल ही फेक है, तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हमारी जो अप्रोच होगी वो इसकी तरफ सीरियस नहीं रहेगी। ये तो मैं मानना चाहता हूँ कि इस दौरान, क्योंकि ये 2 साल हो गए हैं इसको फैले हुए, 2 साल के स्पैन में इसके प्रति जो कंफ्यूजन हुए हैं वो बहुत ज्यादा हुए। ये भी बड़ा हुआ कि जिन लोगों को सिम्टम है उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है, और जिनके सिम्टम नहीं है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। देखो, एक इसका टेस्टिंग का लेवल है जहां पे गलतियां होती रही हैं, कहीं इसके इलाज के वक्त गलतियां होती रही हैं, कहीं इसकी जो चीजें चाहिए थी, चाहे वो ऑक्सीजन थी, चाहे वो इंजेक्शन थी, चाहे वो दवाएं थी, उनको देने में लोगों ने बहुत लालच किए। ये मैंने सुना है कि जब भी महामारी फैलती है, व्यापारी वर्ग जो होता है, जो बिजनेसमैन है, वो इसकी आड़ में कमाइयां करने की सोचता है, वो कमाई करने के बारे में सोचता है। ये पिछली बार भी कहा, मेरे फादर, अब तो वो नहीं है, वो बताया करते थे कि उनकी मदद पिछली वाली जो महामारी हुई थी उसमें गुजर गई थी, और वो छोटे से थे, और वो कहते हैं कि उस समय भी लोगों ने, व्यापारियों ने, जब भी लिटरेचर पढ़ो चाहे आप, उसमें भी आप देखते हो कि जब भी एपिडेमिक होता है तो एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ पैसे पे होती है। कभी कभी वो ऐसे काम भी उसमें करता है कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिससे घिन आती है। मेघराज जी जो बात कर रहे थे, चाहे उसका 1% ही हो या आधा % ही हो, ये सही है कि ह्यूमन बॉडीज के जो पार्ट्स हैं वो भी कई बार बेचने वाली जो बातें हैं वो सामने आए, और दवाइयों को कई गुना बढ़ा के बेचने वाली जो बात है वो सामने आए। तो कई लेवल पे ह्यूमैनिटी का जो लेवल है वो गिरा तो है। हाँ, कॉमन मैन जो है, आम आदमी जो है, उसमें शायद ह्यूमन वैल्यूज जो है वो ग्रोथ भी हुई है, उनकी वो बड़ी भी हैं। उन्हें लगा है कि ये मजहब जो है वो खास बात नहीं होती। मुझे नहीं पता ये कितनी देर टिकेगी ये बात, क्योंकि आदमी का दिमाग जो है वो बड़ा शैतानी है, और वो कभी भी ये चीजें फिर भूल जाता है, और जो मेमोरीज हैं बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो वो ये भूल जाता है कि ये क्राइसिस जिसमें कोई भी जा सकता है, किसी मजहब का भी, किसी उम्र का भी जा सकता है, शायद उसमें सुधार आता हो, पर कई बार वो भूल जाता है, थोड़े से साल बीतते हैं। हाँ, एक वर्ग जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उसने इसमें पैसे कमाने की बात सोची, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये बात सही है कि उसने ऐसा सोचा। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज डिबेट की है कोविड के बारे में, वर्तमान स्थिति है इंडिया की। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें और आप भी ख्याल रखें अपना। मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी प्रोग्राम को। शुक्रिया। शुक्रिया।